जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका मकसद ये था कि जो एक नैरेटिव शुरू किया गया पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जब अदालत से सजा मिली तो जो एक नैरेटिव शुरू किया गया पहले कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला से निकल के नैरेटिव आया कि वोट को इज्जत दो, और वोट को इज्जत दो के बाद उसमें से नैरेटिव निकला कि मैं बीमार हूं, और मैं बीमार हूं के नैरेटिव से आगे निकला कि अब हमने इनकलाब लाना है। तो ये है वो क्रोनोलॉजी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नाअहल जो है वो कारबंद है, कारफरमा है, और उनका दिल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक दफा फिर वैसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करें जैसे हमने 80s में बनाया और 90s में बनाया। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। पहले आपने कल एक अफसोसनाक वाकया देखा। अच्छा, अब मैं क्योंकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसमें से सियासत की बात तो करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहा हूं तो सियासत की बात तो है इसमें। आपके दिल में भी होगा कि ये सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपके दिल में हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के, आपका मतलब दोस्त यहां बैठे और स्क्रीन के थ्रू जो दोस्त घर में देख रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी में जैसे जलील शरकपुरी साहब के साथ एक बारिश, सफेद दाढ़ी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है जो मियां नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया, लेकिन क्या हमारा इखलाकी और समाजी कल्चर है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो किया जाना चाहिए था जो उनके साथ किया गया? उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको हाथापाई तक गए उनके साथ, उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश की। मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, असल में उनके ऊपर गाली गलौज की गई। कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरे लीडर, जो उनके अल्फाज में मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मुझे पाकिस्तान की किसी सकाफत, समाजी या कानूनी वजह से बता दीजिए कि कहीं पे ये खिलाफ कानून हो, खिलाफ ज़ाब्ता हो। आप में से बहुत सारों को मैं जानता हूं, कई ऐसी स्टोरी ब्रेक होती हैं आपके टेलीविजन के ऊपर जिसके ऊपर आपसे अगर पूछें तो आप कहते हैं कि जी मैं अपने टेलीविजन में नौकरी करता हूं बट इस स्टोरी के साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन आप गाली गलौज नहीं करते। ये रिपोर्टर फलां ने स्टोरी की है जी, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन आप गाली गलौज नहीं करते उसको, तो उसका हक है स्टोरी करना, उसने किया है, भले आप डिफर करें या ना करें। तो बुनियादी तौर पर जो जलील शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने जो भी स्टांस लिया वो स्टांस उन्होंने कोई कानून कहीं पर नहीं तोड़ा, लेकिन सोचने की बात यह कि एक बारिश आदमी को किस तरीके से कल बेइज्जत किया गया, तजलील की गई, ह्यूमिलिएट किया गया। ये हुआ क्यों? पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बात यहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि हम तो वोट को इज्जत देने वाले थे। तो क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? क्या उनका असेंबली के अंदर वोट नहीं है, भले वो अपोजिशन का हो, हुकूमत का हो या किसी और का? रही बात, आपने कहा कि वो वजीर आला उस्मान बुज़दार से मिले, तो किसी बात पे कभी तो खड़े हो जाएं आप लोग। कोई एक बात खुदारा हो जिंदगी में जिस पे आप खड़े हो जाएं, कहीं पे तो आप इंसानियत दिखाएं। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा, पक्का पक्का स्टील वाला रख दें, ऊपर उनके टोपी पे लगवा दें। तो कैप्टन साहब को तो आपने नहीं पूछा, वो तो कहते थे मैं अपने हल्के के फंड्स के लिए मिल रहा हूं। आप अगर एक पूरी दुनिया में मुसद्दका असूल है
आपका कोई बंदा मुखालिफ हो या आपके साथ हो, जिस दिन वो प्रेस क्लब का सदर बन जाता है, आपके जो कंबाइन प्रॉब्लम होते हैं आप उसी से जाके डिस्कस करते हैं, भले वो आपको बुरा लगता हो। अगर प्रेस क्लब से रिलेटेड बात होगी तो आप उनसे जाके करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स भी वजीर आला बन जाता है तो जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है उसके हल्के में अगर कोई काम है वो किससे मिले जाके। आप ये सारा कुछ करते रहें तो दुरुस्त है, कोई और करे तो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है, मसला है लूट मार को इज्जत दो, मसला है लंदन के उन फ्लैटों को इज्जत दो जो हमने लूट मार से बनाए हैं, मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो, मसला है कि इस खानदान को जिनके अंदर शायद कोई बेहतर ब्रेन है जो आज तक हमें नजर नहीं आया, जिनके अंदर शायद कोई ऐसी चीज है कि वो अशरफुल मखलूकात से भी ऊपर की कोई चीज है, क्योंकि बाकी इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, तो उनकी इज्जत है, बाकी किसी कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको यह अंदाजा हो कि क्या होता रहा। माजी में जाते हैं, 1984 पंजाब गवर्नमेंट में आए मियां साहब, आपको याद है पहले अचानक से कहीं से वारिद हुए, अचानक से तो नहीं हुए, बहुत सारी जगहों में मिठाइयां खिलाई, फ्रूट खिलाए, दफ्तरों के बाहर बैठे, उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं जिनके दफ्तर के बाहर बैठा करते थे, मैं मिला हूं कुछ लोगों से, और वहां से निकल के अचानक वजीर खजाना बने। वहां से आपको याद होगा कि जनेजो साहब की असेंबली तोड़ दी गई। जब जनेजो साहब की असेंबली तोड़ी तो क्योंकि हमने तो वोट को इज्जत देना था, तो हम जनेजो साहब के साथ भी खड़े हुए, हमने फिदा हुसैन साहब के थ्रू एक नया कोर्ट बनवा दिया, और जब बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि निकाला तो जनेजो साहब को गलत किया है, गहरा ही नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन करीब हैं तो इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। जो फिदा हुसैन साहब का ग्रुप बनाया उसको नवाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया। फिर किस्मत ने और मुल्क की तारीख ने एक ऐसा चैप्टर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। निगरान वजीर आला ने खुद 4 हलकों से इलेक्शन लड़ा, जो कि नवाज शरीफ साहब थे, और 2 से मेरा ख्याल जीते, 2 से मेरा ख्याल हारे, कैंपेन की निगरान वजीर आला होते हुए। ये आपने कभी सोचा सुना दुनिया में? ये असूल भी नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो नरम किए गए। उन्होंने निगरान वजीर आला होते हुए ये इलेक्शन लड़ा, उसकी कैंपेन की, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और उसके बाद क्या हुआ? जब आपके सामने वो सारी गवर्नमेंट आई, बेनजीर साहबा गवर्नमेंट में आ गई, तो फिर पहले दिन से बेनजीर साहबा के खिलाफ काम करना शुरू किया, मतलब फिर से वोट को इज्जत देना शुरू की, क्योंकि शहीद बेनजीर जो थी वो वोट लेके थोड़ी ना आई थी, वो तो पैसे दे के आई थी, वोट तो सिर्फ नवाज शरीफ लेके आते हैं। ये मैं तंजिया कह रहा हूं, हालांकि बात तो उलट है, सबको पता है। उनके खिलाफ तहरीक अज़्म एतमाद लाना था, उसके लिए सबसे बड़े अस्तबल का इंतजाम किया गया, और वो क्या था? वो छांगा मांगा का जंगल था। वहां पे जो रेस्ट हाउस है वहां पे बाहर से ताले लगा दिए गए और अंदर तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर थी, लोगों को कैद किया गया, खरीदा गया ताकि बेनजीर की हुकूमत गिराई जा सके। वो नहीं गिराई जा सकी, ये फेल हुए, लेकिन बाज नहीं आए। उसके बाद भी काविश जारी रखी और सदर के साथ मिलकर हुकूमत गिराई और खुद हुकूमत में आए। तो पहली दफा नवाज शरीफ जब वजीर खजाना बने तो मिठाई और फ्रूट के टोकरों को इज्जत देके बने थे। दूसरी दफा सदर के साथ मिलकर साजिश करके मोहतरमा की हुकूमत गिरा के पिछले दरवाजे को इज्जत देके फिर वजीर आजम बने थे पहली दफा। फिर उसके बाद दोबारा से इनको नजर आया कि जो उस टाइम के आर्मी चीफ हैं वो मसला बना देंगे कोई, उनको फिर वोट को इज्जत देते हुए BMW देने की कोशिश की गई, जो उन्होंने इनकार की, माजरत की। उसके बाद आपको याद होगा कि एक फैसला खिलाफ आया, तो जस्टिस सजाद अली शाह ने क्योंकि वोट को इज्जत नहीं दी, तो फिर इन्होंने वोट को इज्जत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जजेस पे तशद्दुद किया, जजेस को वहां से भगाया, तोड़फोड़ की, वो सब कुछ वोट को इज्जत दिया था।
अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, परवेज मुशर्रफ आ गए। अब क्योंकि हम वोट को इज्जत देते हैं, हम वोट लेके आते हैं, तो वोट को इज्जत देने वाला बंदा तो बहादुर होता है ना, वोट लेके आने वाला बंदा तो बहादुर होता है, इखलाकी। तो हम में इखलाकी पावर इतनी थी कि हमने एक आर्मी चीफ जो मुल्क से बाहर गया हुआ था, उसको उसके बैरूनी मुल्क होते हुए सैक कर दिया। वापस आने का इंतजार नहीं किया, जग ऐसाई होगी, पाकिस्तान की इंसल्ट होगी, क्योंकि वोट को इज्जत नहीं, ये नवाज शरीफ को इज्जत देनी है बस। और उनको कहा कि आप इंडिया से जाकर रिफ्यूलिंग करवा लें, अपने जहाज को नहीं उतरने देंगे, ये भी वोट को इज्जत दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद अब जब पकड़े गए तो हमने कहा दोबारा से वोट को इज्जत देते हैं। हमने दोबारा से वोट को इज्जत दी, और इस दफा हमने एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर वोट को इज्जत दी, और हमने एक मुआहदा किया, क्योंकि वोट को इज्जत देनी थी, इसलिए तमाम मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी वो घरों में तत्ते बयान दे के सोए हुए थे। बहुत ही मोतबर सियासतदान हैं, बहुत ही मोतबर वकील हैं एतजाज अहसन साहब, वो इनके वकील थे उस टाइम। वो भी टेलीविजन को, मीडिया को तत्ते बयान दे के सोए थे कि जी मेरा जो मोक्कल है, जो मेरा साइल है, जो मेरा कस्टमर है, वो तो किसी सूरत किसी किस्म पीछे नहीं हटेगा, मुकदमा लड़ेगा। जब सारे सुबह सुबह सो के उठे तो पता चला जहाज किसी और मुल्क के शहर में लैंड कर चुका, बिस्तरे, बोरियां, मंजियां, संदूक सब कुछ ले जा चुके हैं, बल्कि अपने साथ मुलाजिम भी ले जा चुके हैं। एक बात इसमें याद रखने की है, क्योंकि वोट को इज्जत देनी थी, इसलिए हमने बगैर जरा सा भी खड़ाक होने के, कोई जरा सी भी परेशानी शहरियों के लिए हमने क्रिएट नहीं की, और रातों रात हम यहां से निकल गए। अब वोट को इज्जत देनी थी तो हमने कहा कि हम तो मुआहदा करके नहीं गए, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो वोट की इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है ना, मिडिल ईस्ट में जमहूरियत नहीं है, तो वहां पे क्योंकि जमहूरियत नहीं थी तो वहां तो वोट को इज्जत नहीं देते उस तरह से जैसे ये देते हैं। तो वो प्रिंस हरेरी देखें, उन्होंने आगे फिर वोट की बेइज्जती कर दी इधर। उन्होंने कहा नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुआहदा है जो आप करके गए थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, देखें 10 साल की जो टर्म होती है ना, क्योंकि जमहूरियत की टर्म एक वजीर आजम की 5 साल होती है, 10 साल का मुआहदा हो गया तो ये तो वोट की इज्जत नहीं होनी। हमने तो 5 का किया था, क्योंकि जमहूरी एक टर्म 5 है, तो हमारा मुआहदा भी 5 का था। ये क्यों किया ये? क्योंकि हम पहले भी तो मुआहदा करके एक वजीर आजम बनते थे ना, इस दफा मुआहदा करके वजीर आजम नहीं बने, तो काम तो हमने वही, हम तो जमहूरी काम ही कर रहे हैं, हमारी जमहूरियत, हमारे घर में तो जमहूरियत इसी चीज का नाम है। तो इन्होंने कहा जी हमने जमहूरियत को इज्जत दी है, तो हमने बुनियादी तौर पे 5 साल का मुआहदा किया। वो फिर आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी ये 10 साल का किया था। ਅਸੀਂ कहा चलो छड्डो, पाकिस्तान चेंज हो जाता है, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ जमहूरियत नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं जिथे जमहूरियत होवे इन्ना झूठ मारना पैदा है। आगे चल पड़े। अब आ गया 2008। अब अवाम भी तो हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है ना, उन्होंने वोट को इज्जत बांट के दे दी, थोड़ी सी इज्जत उन्होंने काफ लीग को भी दे दी। पर ऐसे नहीं हो सकता, पंजाब में वोट को इज्जत सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी को हो सकती है। और हमारे भाई वो जो रॉकेट नीचे से चलता है, आप देखते हैं ना, बहुत धुआं निकालता है, फिर ऊपर जाके वो ठुस हो जाता है, वो वाला हिस्सा, वो वाला जो हिस्सा है वो शहबाज शरीफ साहब है, नीचे से चुकते हैं काम को। वो एक मजाहिया बात है, लेकिन गांव के लोग जब फिल्म देख के आते थे तो अक्सर उनको फिल्म का नाम याद नहीं होता था, तो कोई पूछता था किस तरह दी गई है फिल्म, कैसी थी। तो कई फिल्में होती थी जैसे वो नंबर चल के हटते थे तो पहले सीन में मुक्का मारते थे, तो बंदा कहता था उन्हें नंबरां तो ही चुक देती है। सो ये शहबाज शरीफ साहब नंबरां तो ही चुकते सन। सो उनके लिए फिर वोट को इज्जत दी गई, और मुस्लिम लीग काफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, उस पर बेतहाशा पैसा स्पेंड किया गया, और 5 साल डिठाई से जम के मीडिया के ऊपर वोट को इज्जत दी गई और दिफा किया गया। उसके बाद हम यहां रुके नहीं, कादरी साहब आ गए कहीं से, उन्होंने कहा जी मेरे पीछे भी लोग हैं, मेरा भी वोट बैंक है, छोटा है थोड़ा है लेकिन मेरे भी वोट है, मेरे भी लोग मानने वाले हैं। हमने कहा ऐसे तो नहीं होता, अब इसका फैसला हमारा जस्टिस गुल्लू भट्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो लाहौर में जजेस हैं, जो इनके अपने जजेस हैं लाहौर में, मेरा कहने का मतलब जो सियासी इनके कारकुन है वो भी तो अदालतें लगाते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि ये तो जनाब गुल्लू भट्ट साहब करेंगे फैसला,
गुल्लू भट्ट साहब ने डंडा पकड़ लिया और फिर उन्होंने वो डंडा फेरा आपके सामने, जो कुछ हुआ वो कैमरे की आंख पे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। आज उमर शेख से मसला है, सीसीपीओ लाहौर से, लेकिन हमारा भाई एक आराम से आज उमर शेख साहब से मसला है, लेकिन आपने इसी शहर में फयाज टुंडा को देखा, आबिद बॉक्सर को देखा, नवीद सईद को देखा, नाम गिनता जाऊंगा। पिछली दफा मैंने आपको यहां पुलिस मुकाबले जो है वो देखे, तो हमने कहा इनके थ्रू भी तो कोई काम करवाना है। ये हम अकेले वोट को इज्जत देंगे तो ये मुनासिब नहीं है, सबको वोट को इज्जत देनी चाहिए। तो फिर हमने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया और हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारी, ताकि वोट को मुकम्मल इज्जत मिले, लोगों को अंदर तक सुकून हो कि ये ना हो कि हमने ऊपर ऊपर सतही तौर पे वोट को इज्जत दी है। अब इससे हम निकल के हमने, क्योंकि अब हम मॉडर्न भी हो गए थे, पहले तो हम देसी थे, पायशाही खाते थे सिर्फ, अब हमें स्टेक का भी पता लग गया था, सालसा का पता लग गया था। तो अब हमने लंदन में बेनजीर साहबा के साथ बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जो लूट मार इकट्ठे करने का मंसूबा था। लेकिन यहां आके हमने देखा कि यार पीपल्स पार्टी को थोड़ी ज्यादा इज्जत मिल गई है, ये तो दुरुस्त नहीं है। तो हमने काला कोट पहना और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच के फिर वोट को इज्जत देने के लिए, और हमने यूसुफ रजा गिलानी को पहले तो वहां से नायल करवाया, उसके बाद हम मेमो गेट लेके भी पहुंचे दोबारा से, क्योंकि जरदारी साहब को भी निकलवाना था, वोट को इज्जत देनी थी। ये तमाम चीजें हम वोट को इज्जत दे रहे थे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। और क्योंकि अब जलील शरकपुरी साहब जो हैं, उन्होंने इसके बरक्स वोट को इज्जत दी कि एक बुजुर्ग आदमी है, बारिश है, उस तरह के वो ताकतवर शायद नहीं है, वरना उनकी तरफ कोई जुर्रत भी ना करता, एक शरीफ आदमी है। तो इसलिए हमने कहा गुल्लू भट्ट जरा थोड़ा पुराना हो गया, अब मियां रऊफ को छोड़ते हैं, नाम ही फर्क है ना, कैरेक्टर तो एक ही है। तो हमने उनको छोड़ा के बदतमीजी करें। क्या कोई मान सकता है कि इनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मर्जी के बगैर यह करतूत हुई है? अगर यही काम पीटीआई में हुआ होता तो आप सोचिए कैसे कैसे काम किए जाने थे, कैसी कैसी बातें की जानी थी अरस्तू साहब की तरफ से। अब मैं क्विकली दो तीन और चीजें बातें आपसे कर दूं, टाइम क्विक हो रहा है। ये कुछ चीजें आपको दिखा दूं माजी से, ताकि आपको लगे कि हम ऐसे बात नहीं कर रहे। ये माजी है इनका, ये नवाज शरीफ साहब की आईजीआई की खबरें सारी आप जीनत है न्यूज़पेपर्स की, जो कुछ किया इन्होंने। आईजीआई की पोजीशन क्या थी वोट टेबल के ऊपर, लेकिन वोट को इज्जत क्या दिलवाई हमने, वो भी आपके सामने है। ये अरस्तू हैं, इनके सबसे पढ़े लिखे, खुद को जाली प्रोफेसर भी कहते हैं सजा याफ्ता वजीर आजम मंजूर नहीं है। आज इनसे पूछ लें, आज भी यही ख्याल है या डिफरेंट है? अब हम क्योंकि इनकलाबी हो गए हैं, तो ये तस्वीरें जो है ना, जिसमें मरहूम जनरल ज़ियाउल हक हैं, वो अब हमें अच्छी नहीं लगती इस तरह की तस्वीरें। तो याद माजी अजाब है यार, अब ये कोई मिटा दे हमसे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था हमने पीएमएल क्यू के लोगों का, और डंके की चोट पे कहा था कि हुकूमत करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक से, और इसी को हमने उस टाइम पे डिफेंड भी किया था। ये है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके बाद भी हमने वोट को इज्जत नहीं दी और पीपल्स पार्टी को भी छुरा घूमते रहे। अब आपको दिखाता हूं आपसे रिलेटेड चीजें, क्योंकि आजकल मीडिया की आजादी पे भी बहुत बात होती है कि कदगन है। बल्कि मियां साहब ने वहां से ये मशवरा दिया है कि 2-4-6 महीने आप अंदर रह लेंगे तो शायद चौधरी साहब क्या फर्क पड़ जाएगा, आप भी तो लीडरी करते हैं इधर सहाफियों में, तो 2-4-6 महीने अंदर रह लें आप, क्या मसला हो जाएगा। लेकिन देखें ना, मैं तो बीमार हूं, बेटे मेरे जो हैं वो नरम है थोड़े से, हम तो अंदर नहीं रह सकते, तो हमें रहना है लंदन में, आप अंदर रह लें 2-4 महीने, क्या है। सो मियां साहब वहां से फरमा रहे कि 2-4-6 महीने अंदर रहने का। मियां साहब आपको सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूं कि आपने हमेशा सफर और खाबे जो हैं वो सरकारी माल पे खाए। आपकी किस्मत देखें, इस दफा भी जब हुकूमत आपको वापस लाएगी तो सरकारी माल पे ही होगा वो काम, क्योंकि आप एक मुजरिम हैं, उसका पैसा भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू हुकूमत को ही देना है आपको लाने का, तो आपका ये सफर भी फ्री का ही होना है, या वैसे आपकी किस्मत है माल खाने की। ये जनाब वो टेबल जो आप सबको मैं देता हूं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जब किसी अखबार ने इनके खिलाफ खबर लगाई तो फौरन उसके ऊपर क्या एक्शन लिए गए अखबार और सहाफत पे ही आपके सामने लिखे हुए हैं।
ये मैं इनके चंद इक्तबासात पढ़ के आपको बताता हूं। न्यूज़पेपर्स हैव हैड देयर फन, नाउ इट इज आवर टर्न। ये फरमाया मियां साहब ने अगस्त 16, 1998 को, जब तकरीबन अमीरुल मोमिनीन थे। बस थोड़ा सा को 2 मिनट और ओवन में पकाई होती तो अमीरुल मोमिनीन तैयार थे। उसके बाद अगर आप अगला देखें, एक खबर लगा दी उन्होंने 1998 में। बड़े बाकमाल हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं कामरान खान साहब, और उसके साथ साथ हामिद मीर साहब ने भी यह खबर की थी। शुगर मिल्स ओन्ड बाय द शरीफ फैमिली हैव टू पे 700 मिलियन टू फार्मर्स। ये अगस्त 13 की है। फौरन उनके ऐड बंद किए गए, उनको नोटिस भेजे गए, उनके ऊपर कस्टम चढ़ा दिया गया, उनके ऊपर दूसरी कदगन लगा दिए गए, और उनको छठी का दूध याद करा दिया कि आप हमारे खिलाफ खबर लगाएं। कामरान खान ने स्टोरी की 4 अक्टूबर 1998 में कि स्पेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स फेवरेट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने उस पर भी ऐड बंद कर दिए, दोबारा टैक्स के नोटिस भेज दिए, दोबारा ये सारे काम किए। प्रोटेस्ट आउटसाइड नवाज शरीफ फ्लैट्स इन लंदन, अक्टूबर 12 को स्टोरी आई। ये वाली स्टोरी भी आई। गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको कहा कि जंग की जो एड्स थी वो अक्टूबर 13, 1998 को सस्पेंड कर दी। ये भरी हुई है। ये कोई तकरीबन मैंने आपके सामने 46 इंसिडेंट है, सारे पढ़ नहीं सकता, आपको देता हूं। ये वो 46 सिर्फ चंद इंसिडेंट हैं इनके हजारों में से, जिसमें अगर अखबार ने कोई स्टोरी इनके खिलाफ पब्लिश कर दी है, जो स्टोरी भले हकायक पे मबनी है, तो हमने ना सिर्फ उनके एड्स बंद किए, बल्कि हमने उन पे पाबंदी भी लगा दी। अब लास्ट बात मैं आपसे करता चलूं, उसके बाद मैं आपके सवाल लेता हूं। जैसे आपसे वादा किया था 4 सवाल लूंगा आपसे। 2 बातें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे करनी है कि देखिए, बात सिंपल इतनी है कि आपको अगर इमाम खमैनी बनना है या आपको नेल्सन मंडेला बनना है, तो उसके लिए तो इंसान को या जेल में होना पड़ता है या जलावतन होना पड़ता है। आप झूठ बोल के, मकारी के साथ मुल्क से भाग के, पीछे मुल्क के जर्नलिस्टों को नहीं कहते कि आप जेल में चले जाएं 4-4 महीने के लिए, आप बल्कि खुद खड़े होते हैं। तो आपको पहले तो वापस आना चाहिए, सरकारी खर्च पे आपको वापस लाएंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप वापस आएंगे। और आपको यहां पे करप्शन के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको यह है कि अगर आपने वोट को इज्जत देनी है, तो फिर ठीक है, आप कह देते हैं कि हमसे माजी में गलतियां हुई, हमें माफ कर दें। आपको माफ किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको फिर सर पे बिठाया जा सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह की गलतियां की हैं, उससे दोबारा आप वही गलतियां करेंगे। और कल साबित हो गया जो आपने जलील शरकपुरी साहब के साथ किया, कि आप लोग अब्यूजिव हैं, आप लोग माफिया हैं, आप किसी शरीफ आदमी की पगड़ी उछालने से गुरेज नहीं करेंगे। और खुद भले आप तंजीम साजी करें और कोई आपको कहे कि आपने तंजीम साजी की, तो उसमें भी गुस्सा करेंगे, लेकिन शरीफ लोगों को आप सियासत करने का हक देना नहीं चाहते। ये आज हमारी सोसाइटी के लिए भी एक अहम मोड़ है। जलील शरकपुरी साहब की शक्ल में सोसाइटी को भी यह सोचना है कि क्या आप जैसा, मेरे जैसा आम आदमी यहां सियासत कर सकता है कि नहीं कर सकता, या जब तक आप वडेरों के या इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट के या इस तरह की माफिया के नीचे लगे रहेंगे तो आपको सियासत करने दी जाएगी, वरना नहीं। हमारी पार्टी से भी लोगों ने इख्तलाफ किया, जावेद हाशमी साहब ने किया, हालांकि वो मेरे ख्याल में तो कभी हमारी पार्टी के थे ही नहीं, वो आए ही एक मिशन पे थे, लेकिन बहरहाल सीनियर पॉलिटिशियन हैं। क्या किसी ने उनकी शान में इस तरह की गुस्ताखी की? सियासत में आप जुबान से एक दूसरे के ऊपर एतराज कीजिए, लेकिन जो वतीरा आपने अपनाया हुआ है, ये मरियम सफदर साहबा की इमा पे हो रहा है, जैसे उनके वालिद लोगों पे भैंस चोरी के और दूसरे मुकदमात कराते रहे। ये उनके इमा पे, जैसे उन्होंने माजी में प्रेस को और जर्नलिस्टों को सबक सिखाया, जैसे डॉक्टर अल्ताफ जफर जो हल्ला दूध वाले थे, जैसे उनको सबक सिखाया। ना कोई ब्यूरोक्रेट छोड़ा, और छोड़ते थे ना जस्टिस छोड़ा सज्जाद अली शाह साहब, ना कोई फौजी जर्नैल छोड़ा जिसके साथ कोई इख्तलाफ हुआ, कोई इंसान नहीं छोड़ा जिससे इंतकाम ना लिया हो। अब आप बस कर दें
काफी हो गया है। आपका जो वोट को इज्जत दो का झूठा दावा था, उसकी कली खुल गई जब आप झूठ बोल के वहां से नैरेटिव दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी नैरेटिव देना है तो आपको पाकिस्तान आना पड़ना है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आइए, यहां पर आके पॉलिटिक्स कीजिए, हम आपको वेलकम करेंगे। पहले जेल काटिए, उसके बाद सियासत कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सवाल सब ये बताएं कि कल जो वाकया हुआ है पंजाब असेंबली में, सियासत में तलखी बढ़ना शुरू हो गई है। मरियम नवाज इस वक्त जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं और वो बिल्कुल सीधा इस वक्त गवर्नमेंट को और स्टेट स्ट्रक्चर को ललकार रही है। 11 अक्टूबर को जो यहाँ से शुरू होने जा रहा है काम, गवर्नमेंट किस हद तक अलाउ करेगी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया जाता है और इसी तरह की तलखी बढ़ती है तो गवर्नमेंट कहाँ तक चीज़ों को टॉलरेट करेगी? भाई साहब देखिए, बात यह है कि ये बदकिस्मती है। मैंने जैसे आपको कहा कि इन्होंने हमेशा अब्यूज किया अपने मुखालफों को भी, और जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी इनके सामने आए उनको इन्होंने अब्यूज किया। अगर बेनजीर साहबा आई तो इन्होंने, नुसरत भुट्टो साहबा आई तो उनकी इखलाकी तजलील की, गैर इखलाकी तजलील की, उनकी फौज तस्वीरें वो बनाकर फेंकी गईं। अगर कोई सियासतदान बयान देता है तो उसके खिलाफ बातें करते हैं, जाती अटैक करते हैं। शरकपुरी साहब का आपने काम देख लिया, उनके साथ इन्होंने क्या किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर अरूज को जवाल है। इनका जवाल शुरू हो गया है। इनका जवाल इसलिए शुरू हुआ कि जब आपको हुकूमत मिलती है तो बुनियादी आपकी जिम्मेदारी अपना पिसा हुआ तबका, अपने गरीब का ख्याल होता है। देखिए, हुकूमत में आप सारे अच्छे फैसले नहीं ले सकते, ठीक फैसले नहीं, आपसे गलतियां भी होती हैं, हमसे भी कहीं हुई होंगी, होती हैं, होंगी भी। लेकिन आपकी इंटेंट क्या है? जब आप साइन कर रहे होते हैं तो क्या आप अंदर से अपने किसी बंदे को फायदा देने के लिए आपका वजीर आजम साइन कर रहा होता है? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूं कि मेरा वजीर आजम ऐसा नहीं करता। अगर उसे पता हो कि इस चीज से अवाम के पैसे का यह नुकसान हो सकता है तो वो चीज कभी भी नहीं करेगा। इनका तो वतीरा है हमेशा से ये करने का। तो जो आपका सवाल है कि अब हम करेंगे क्या, हम कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई करेंगे। कानून में जितनी इजाजत है उतना काम करने दिया जाएगा। जहां से कानून की हद खत्म होती है वहां पे रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। कानून के मुताबिक रह के जो मर्जी करें। यह सल्तनत शरीफिया नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कानून के मुताबिक चलना। पीडीएम बड़ा पावर शो करने जा रही है गुजरांवाला में, तो मरियम औरंगजेब साहबा ने कह दिया कि हुकूमत का काम शुरू हो चुका है, हुकूमत गिरने वाली है। या आपको नजर आ रहा है? देखिए, उसमें जो हुकूमत होती है वो गिरती और आती है अवाम की वजह से। हुकूमत जो है वो कोई किसी की ख्वाहिश पर ना आती है ना जाती है। आपको हमने पहले भी बताया कि किस तरीके से 45-90 पिटिशंस कौमी असेंबली की आई, जिनमें पंजाब के अंदर 13 पिटिशंस पीटीआई की हैं, 11 इनकी हैं। टोटल 90 में से 45 पिटिशंस पीटीआई की हैं 2018 में। और यही नंबर आप देख लें, 90 की बजाय 137 हैं 2013 में। तो हम तो खुद कहते हैं कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो इनके जो नीचे लोग थे उनकी धांधली, या उनकी धांधली ना कहें तो उनकी इरेगुलरिटी की वजह से हमने वो कोई 80 पे सीट हारी, कोई 150 पे हारी एमएनए की। तो अगर हुकूमत ने जाना है या आना है, वो अवाम की मर्जी से आना है और जाना है। जिस दिन अवाम में हमने एतमाद खो दिया, हमें बिल्कुल चले जाना चाहिए उस दिन। ये जो चोर डाकू लुटेरे हैं जिन्होंने एक फैमिली के वोट को इज्जत देनी है, एक फैमिली के असासों को इज्जत देनी है, उनके बारे में मैं क्या कहूं। वो तो खुद अब नून शीन मीम, और आज ही मेरी एक आध मुलाकात हुई है, मैं बस वो कभी दोबारा बात सही। तो मुझे लग रहा है कि ख्वाजा साहब कह रहे थे 84 इस्तीफे हैं, तो मैं ख्वाजा साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि उंगल ਨੂੰ थुक ला के ध्यान नाल गिन लो एक बारी फिर। ये बता दीजिए कि एक मुकदमा दर्ज किया गया है शहदारा में पूरी नून लीग के खिलाफ, और सेंट्रल हुकूमत जो है उसको ऑन नहीं करी कि ये गलती से हो गया या जो भी हुआ। अब इसमें ये बता दीजिए कि आपने उमर शेख का भी जिक्र किया, तो उन जिन लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या ये मुकदमा वापस लिया जाएगा या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी? देखिए जी, पहली बात ये है
कि गद्दारी के और मुसलमानी के सर्टिफिकेट तो इन्होंने बांटे, हर शख्स को बांटे। आप शुरू कर लीजिए, देख लीजिए, किसी जो वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को देख लीजिए, इन्होंने उन्हें गद्दार भी कहा, यहूदी एजेंट कहा, किसी को कादियानी बनाया, किसी को गैर मुल्की एजेंट बनाया। और आप खुदा का इंसाफ देखिए कि आखिर वो सब कुछ इनके मुंह पे आके लगा। कोई एक चीज नहीं है, आप गौर कीजिए, एक चीज मैं चैलेंज करता हूं आपको, इनकी जो सियासत है, जो तोहमत इन्होंने किसी और पे लगाई, वो गलती से इनसे वो चीज सरजद हुई या कुदरत ने करवाई? आप देखिए कि उसमें इन्होंने खुद आखिर पे वो बदनामी खटी। अगर किसी की जातियात पे हमला किया तो वो भी इनको भुगतना पड़ा, हां, लेकिन हमारी दूसरी पार्टियों में शर्मो हिया है, इंक्लूडिंग लार्जली पीपल्स पार्टी में भी, काफ में भी, पीटीआई में भी, तो किसी ने इन पे वो अटैक नहीं किए जाती वापस जो किए जा सकते थे, जो ये खुद करते रहे। लेकिन अल्लाह ने आईना सामने कर दिया, गद्दारी के किए वो भी सामने कर दिया, एफआईआर की वो भी इनके लोगों ने जो बयान दिए। देखिए बात ये है कि एक शहरी है, वो पीटीआई का है, पीटीआई का नहीं है, वो मीडिया से है, वो ब्यूरोक्रेसी से है, वो कोई डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, क्या उसका जो फंडामेंटल राइट है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर कोई ऐड चलता है तो लोग चले जाते हैं, जी ये मेरे इसमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको बंद किया जाए। कोई बयान होता है, लोग चले जाते हैं एप्लीकेशन लेके, अगर पुलिस नहीं मानती तो अदालत चले जाते हैं। एक एफआईआर हुई, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट होगा, जो उस बंदे ने गलत नाम दिए होंगे वो निकल जाएंगे, कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी हुई तो उस पर होगी, इसको इन्वेस्टिगेट होने दें। हमने ये एफआईआर करवाई होती तो फिर आर्टिकल 6 की होती और उसके पीछे हुकूमत खड़ी होती। ये सिडेशन की है, जो बहुत दफा पहले ये भी ऐसी एफआईआर लोगों पे करवा चुके हैं, इनके अपने लोग अदालतों में जाके, बल्कि ये तो मेमो गेट में काला कोट पहन के गए थे और कहा था कि ये गद्दार हैं। ये इसी तरह की ख्वाहिश का इजहार हीरा जी ने किया है, जो कि एक शहरी हैं। उन्होंने जाकर ये एफआईआर दर्ज करवाई, एसएचओ ने एफआईआर दे दी। जी वजीर आजम को इल्म नहीं है, वो अकल दे खोते हो। पाकिस्तान में तो हजारों एफआईआर होती हैं, क्या वजीर आजम से पूछ के होती हैं? एफआईआर तो मैक्सिमम डीएसपी और एसपी तक पता होता है कि एफआईआर हो रही है, इससे ऊपर का क्या लेना देना? अच्छा चलें, आप कह लेंगे बहुत बड़ी एफआईआर है तो आईजी पुलिस तक चली जाएगी, इससे ऊपर एफआईआर का क्या लेना देना? और क्या आपको सजा हो गई है? एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है, जो माजी में अल्ताफ हुसैन जब इस तरह की तकारीर करते थे तो बहस ये क्यों नहीं हो रही कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी तकलीफ आन पड़ी कि वो अपने रियासती इदारों के खिलाफ, वो अपनी रियासत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं और वो एप्लीकेशन दे रहे हैं एफआईआर देने के। तो जो जुर्म कर रहा है उससे कोई नहीं पूछ रहा है, एफआईआर पे पूछ रहा है। हां, अगर पुलिस को ब्रूटैलिटी करती है, उस एफआईआर के बाद इनके लोगों को उठा के कुटमार करती, तो आपका बिल्कुल सवाल जायज था कि आप सियासी दुश्मनी कर रहे हैं। एफआईआर हुई, उसे इन्वेस्टिगेट होने दें, जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल डॉक्टर ये फरमाएगा कि अच्छा आप एक बात, 3 सवाल, 1 2 3, इसके बाद नहीं, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक तरफ आपने ऑपोजिशन के साथ मुहावरे शुरू की हुई है, तो दूसरी जानब जो बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया कंपनी है उनके साथ भी हुकूमत का जो नया मुहावरा शुरू हुआ है। टिकटॉक पे वजीर गाजी की एशिया इंटरनेशनल कोलिशन ने जो प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं वो उनकी साथ हो रही है और जो कंसल्टेशन है वो नहीं की जा रही। तो हुकूमत कौन से जो ऐसे रूल्स है वो बनाए जा रहे हैं कि जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया कंपनी है वो काम कर सके, वो खासतौर पर हो गया सवाल। देखिए सिचुएशन ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेगुलर मीडिया पे डिस्कस भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप करेंगे तो उससे तरवीज होगी। मेरा आपसे वादा है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे, उधर बैठ के मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा दूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि वो चलनी चाहिए या नहीं। छोटे बच्चों से रिलेटेड हमने उस जो कंपनी है, ऐप है, एक बहुत अच्छी ऐप है, अगर उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। रूल्स क्या बनते हैं? बात सुनिए ना, आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसमें कोई इखलाकी ज़ाब्ता बनाइए कि छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल, जो पूरी दुनिया में मुसद्दक़, कोई गैर, हमने उनसे कानूनी डिमांड नहीं की कि पूरी दुनिया में कि 18 साल या 14 साल या 16 साल एक उम्र आप रख लें, उससे कम उम्र बच्चे अकाउंट ना बना सकें, यूज़ ना कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप रिमूव करें।
जैसे ही हमारी उनसे बातचीत हो रही है, जैसे ही वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे, अगर ये वो चीजें हमारे इखलाकी असूलों पे आ जाइए, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई और मसला नहीं है। इसमें हमने आपको यह भी नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान की सालमियत की बात है, हमने आपको यह भी नहीं कहा कि इसमें अल्लाह माफ करे कोई नामूसे रिसालत की बात है। हमने इसमें सिर्फ छोटे बच्चों को लेके कुछ गैर इखलाकी वीडियोज हैं जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी कि इसको देखें, इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ने खुद वो वीडियोज देखी, उनको वालिदैन ने भेजी, मैंने भी वो वीडियोज देखी और आप भी देखेंगे तो बहुत तकलीफदेह हैं वो चीजें। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने देखी, उन्होंने फौरी डायरेक्शन दी कि इसको इन्वेस्टिगेट करें और कानून के मुताबिक इस पर अमल करें, क्या करना है। पीटीए का पहली जिम्मेदारी है कि वो उसमें रेगुलेशन लाएं, उनसे बात करें कि जी इसको फिक्स करें ताकि आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो। 2, 3, 4 रिपीटेड रिमाइंडर्स देकर जब वो मसला हल नहीं हुआ तो फिलहाल उसको बंद किया गया है। जैसे ही वो इंप्लीमेंट कर देंगे उन चीजों को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के, हम उनको उसी टाइम उसकी वापस इजाजत दे देंगे। अच्छा, जी, एक सवाल आपका था जी और एक आपका, बस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब लॉन्ग मार्च किया तो कहा गया कि पीपी और नून लीग ने उनके साथ हाथ कर दिया, तो इस वक्त किसको ज्यादा जरूरत है इन जलसे जुलूसों की? तो क्या मौलाना इनके साथ कहीं हाथ करने तो नहीं जा रहे? आपको क्या नजर आया? हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, किस किस से बातें कर रहे हैं, क्या क्या मुलाकातें कर रहे हैं, ये बात रहने दें। फिर लोग पूछते हैं जी एग्जैक्ट जगह दें मुलाकात का, एग्जैक्ट नाम दें। अब ऐसी मुलाकातों के एग्जैक्ट जगह और नाम नहीं होते क्योंकि कुछ दोस्तों के पर्दे होते हैं। तो मौलाना साहब इनके साथ वही करेंगे जो मौलाना साहब हलवे के साथ करते हैं। जैसा कि बताया कि आपने दावा किया था कि मरीम नवाज की कोई भारतीय एजेंट के साथ मुलाकात हुई है, तो आपको मुनाजरे का चैलेंज दिया था, तो क्या आप वो चैलेंज कबूल करते हैं? आप किसी फ्री टॉक पे आप बात करेंगे तो आपके पास क्या सबूत है कि मरीम नवाज ने मुलाकात की है? अच्छा जी, मैं बताता हूँ। एक तो दूसरी बात ये कि उम्मीद करता हूँ कि आइंदा, क्योंकि मुझे लगता है, किस चैनल से आप? मैं डॉन टीवी से। डॉन से, हाँ, क्योंकि जारी बात है वजन ज्यादा है, बड़ा चैनल है, तो आपने शायद मेरा बयान नहीं देखा। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरा बयान देखें। उसी मोमेंट चला था जब मुझे चैलेंज किया गया था कि मुनाजरा आप करते हैं सिक्का बंद तरीके से, तो जिन लोगों के साथ एक बंदे को पता ही नहीं किसी की, अब मेरे मुनाजरा, मेरी मुलाकात के बारे में बात है तो मेरे से मुनाजरा होगा ना, किसी और से तो नहीं होगा। तो जिनसे मेरा मुनाजरा होना चाहिए फौरन उनको कह दिया था, अभी मौजूद हूं, आज भी, कल भी, परसों भी। मरियम औरंगजेब करना चाहें, मरियम सफदर साहबा करना चाहें, वो मोस्ट वेलकम हैं, वो मुनाजरा करें। लेकिन अब मेरा नाम लेके कोई अपना सियासी कद बढ़ाए, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप अपने वालदैन दादा परदादा की पनीरी में लग के कहीं पहुंचे हों, हमारा आपका फ़र्क ये है कि हम पंजाबी कहते ने हिक दे जोर ते इत्थे तक आए हैं, किसी प्यो दे दादे दे गंदे लतीफे सुनाण ते इत्थे तक नहीं आए। इसलिए जवाब सिर्फ इन्ना है कि जिन्हें मुनाजरा करना है मैं बिल्कुल हाजिर है, लेकिन कोई हम पल्ला बंदा मुनाजरा करे, ऐसे लोग ना करें जो लोगों की वालदा को गालियां देते हों, जो 1 मिनट में अपनी औकात से निकल के नीचे उतर आते हों। जब कोई बंदा एक दफा आपको औकात दिखा देता है तो आप फिर उसके मुंह इसलिए नहीं लगते कि आपको पता होता है कि किसी टाइम भी दोबारा औकात पे आ जाएगा। तो इसलिए अगर तो आपने इखलाकियात के अंदर रहना है, मैं आपको यकीनन बताता हूं कि जब ऐसा हमला करते हैं तो अंदर से गुस्सा आता है कि आप भी वैसा ही हमला करें, लेकिन फिर डर ये आता है कि अभी तो हो जाएगा, अभी तो मैं 5 मिनट में किसी पे वापस वैसा हमला कर दूंगा, किसी पे किसी की। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूंगा तो आप लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे और मैं बड़े बड़े दावे कर रहा हूंगा, तो आप अंदर में सोचेंगे कि आप भी तो वैसे ही, उन्होंने हमला किया, आपने जवाब दे दिया। तो फिर इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप इस तरह की गैर मेयारी, गैर इखलाकी, और जो बच्चे जिन्होंने बचपन में गंदी फिल्में देखी होती हैं उन बच्चों से दूर रहते हैं और उन बच्चों के साथ आप इंगेज नहीं करते। रही बात, आपने कहा मुलाकात, तो क्या जंदाल के साथ इन्होंने मुलाकात नहीं की थी? क्या वो मुलाकात अनाउंस थी? क्या वो मुलाकात शेयर्ड थी? मुझे जवाब दे दें। क्या उस मुलाकात का पाकिस्तान के दिफाई इदारों को पता था? क्या फॉरेन ऑफिस को उस मुलाकात का पता था? क्या वो वीजे के साथ मुलाकात हुई थी? वो किस गाड़ी में गए थे? क्या वो गाड़ी भी पर्सनल इस्तेमाल नहीं हुई थी? वो जिस शहर में ले जाए गए वहां मुलाकात हुई, वहां से वापस आए मरी में, क्या किसी को बताया गया उस मुलाकात का कंटेंट क्या था? क्या उसके साथ साथ मुझे यह बताइए कि मोदी साहब जब तक लैंड नहीं कर गए किसी को बताया गया, सवाए चंद लोगों को? उस मुलाकात में किसी को एक्सेस दिया गया? उस मुलाकात में जो कंटेंट डिस्कस हुआ वो हुआ?
क्या उस मुलाकात में जो पगें पहन के बातें हुई, वो क्या बातें, क्या राजो न्याज हुई, वो बताई गई। क्या खटमंडो की मुलाकात पे हमने आज तक किसी को लीगल नोटिस दिया? बरखा तो पाकिस्तान में भी आई हैं, ये चाहते हैं दोबारा करवा देते हैं। क्या हमने अभी तक डेविड रोज पे मुकदमा किया जिसने कहा जलजला का पैसा हम खा गए थे? तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक तरफ तो जंदाल साहब को आप मिलें और बगैर वीजे के मिलें और चोरी छुपे मिलें, और फिर पूछने पे जब वो चीज लीक हो जाए, एक जर्नलिस्ट ने ही की थी लीक, तो आप ये कहें कि जाती ताल्लुकात हैं। और आपका दूसरा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहे मैं जानता ही नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं तो इल्म ही नहीं हूं कि वो पाकिस्तान भी कभी आए हैं। ठीक हो गया? तो जब आपके ऐसे मामलात हों तो फिर मेरे से जवाब ना लें, जवाब उनसे लेना है, और वक्त आने पे मेरा आपसे वादा है वो जवाब आपको खुद ही दे देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।